गोपुरा नाम का एक गांव था। वहाँ प्रेमलाल नाम का एक महाजन रहता था। वैसे तो प्रेमलाल बहुत धनी और संपन्न था, लेकिन अपने बेटे रघुवीर से बड़ा परेशान था। रघुवीर अपने पिता के पैसे खूब मजे से उड़ाया करता था। अरे ओ नौकर, जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लेकिन मालिक, मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। सत्यानाश, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? कैसे नौकर हो यार तुम? पता नहीं पिताजी किसे किसे नौकर बना देते हैं। नहीं मालिक नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरे राजू, ओ राजू, कहाँ हो? मुझे पानी ला कर दो, जल्दी आओ। प्रेमलाल कई बार राजू के आगे गुहार लगाता है। तब प्रेमलाल की पत्नी नगमा देवी वहाँ आती है और कहती है, कोई राजू साजू अब घर पर नहीं है। लल्ला को कॉफी नहीं बना के दी तो लल्ला ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। क्या बकवास है ये? राजू हमारे घर पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे थे और उन्हें इस तरह कॉफी ना बनाने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। बुलाओ उसे मेरे सामने। लल्ला इधर आओ, तनिक देखो, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। ओफो, क्या है? आखिर ये सब क्या बहस हो रही है? जिसे मुझे निकालना है मैं निकालूंगा। आखिर मैं भी इसी घर का हिस्सा हूँ। हमारे पास वैसे भी 15-20 नौकर हैं और एक चला भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बस इन्हीं सब आदतों की वजह से मैं तुम्हें अपना व्यापार नहीं सिखाता। पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम क्या करोगे अपने भविष्य में? मैं ऐश करूंगा बस। मेरा जन्म सिर्फ ऐश करने के लिए ही हुआ है। ऐसे ही रघुवीर अपने मन की मनमानी किया करता। कुछ दिन बीत चुके थे और प्रेमलाल लंबी बीमारी के कारण हमेशा अपने कमरे में ही रहता था। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही बेटा। अब पहले जैसी फुर्ती और मेहनत मुझ में नहीं बची है। इसीलिए मैं अपना व्यापार तुम्हें सौंप रहा हूँ। व्यापार और माँ का हमेशा ख्याल रखना बेटा। वैद्य जी के साथ मैं एक आयुर्वेद के चिकित्सालय जा रहा हूँ। जल्दी ही ठीक होकर लौट आऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं सारी चीजें देख लूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमलाल के अस्पताल जाते ही रघुवीर ने महाजन होने की जिम्मेदारी ले ली और लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देने लगा। जब कोई पैसे नहीं दे पाता तो रघुवीर उनके घरों से पैसे और उनका सामान जबरन छीन लिया करता था। मैंने तुमसे कहा ना कि ज्यादा हवाबाजी मत करो। जब पैसे देने नहीं आते समय पर तो पैसे लिया भी मत करो। नंदू, इनके घर का पूरा सामान हमारे घर ले चलो। जैसा आप कहें छोटे मालिक। और मुझे ये छोटा मालिक बुलाना बंद करो और सिर्फ मालिक बुलाओ। ऐसे ही रघुवीर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। धीरे धीरे करके पूरा गांव रघुवीर ने अपने कब्जे में ले लिया। तब राजू ने सभी गांव वालों से कहा, मैं जानता हूँ मालिक के जाने के बाद उनके बेटे ने हमारा घर तबाह कर दिया है। इसीलिए हमें कुछ उपाय निकालना होगा। हाँ हाँ, राजू भाई सही कह रहे हैं। 20 साल नौकरी की, लेकिन उन्हें सिर्फ कॉफी ना बना पाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। भला ये क्या बात हुई? मेरी समस्या तुम सबसे बड़ी नहीं है। सारे गांव वाले परेशान ही थे कि वहां पर प्रेमलाल महाजन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तुम सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। प्रणाम मालिक, आपको दोबारा तंदुरुस्त देखकर बड़ा अच्छा लगा। आप इतने दिन कहाँ थे और इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रेमलाल उन्हें जंगल के रास्ते से होकर एक बड़े से हल्दी के कुएं के पास ले जाता है। हल्दी का बना हुआ कुआं देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मालिक, ये क्या है? ये हल्दी का कुआं कैसा और इसका क्या मतलब है? ये वही हल्दी का कुआं है जिसने मेरी जान बचाई। ये कुआं सिर्फ हल्दी का नहीं है, उसमें हीरे भी हैं। जो जितना मन का सच्चा होगा उसे उसके हिसाब से परिणाम मिलेगा। जिसके मन में पाप होगा उसे काली हल्दी से नहलाया जाएगा। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि किसके मन में पाप है और किसके नहीं? कुछ नहीं करना है, इस कुएं की हल्दी को अपने ऊपर मल लेना है और उसके मल लेने से कुआं तुम्हें तुम्हारे हिसाब का परिणाम दे देगा। प्रेमलाल की बात सुनते ही राजू ने उस कुएं से हल्दी निकाली और अपने शरीर पर लगा दी। जैसे ही राजू ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई, उस कुएं से एक रोशनी आई और कुआं कहने लगा, अगड़म बगड़म बगड़ बोल। मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारा चरित्र देखकर। मैं बता सकता हूँ कि वफादार हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें हीरे का वरदान देता हूँ। अरे वाह, देखा राजू तुमने? मैंने कहा था ना कि इसी कुएं ने मुझे तंदुरुस्ती का वरदान दिया।
सारे गांव वाले एक एक करके उस हल्दी के कुएं के पास जाते हैं और अपने चरित्र के हिसाब से सभी अपनी अपनी चीजें उस कुएं से भेंट के रूप में लेते हैं और अपना अपना घर बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। उस हल्दी के कुएं से कोई हीरा लेकर आता है तो कोई सोना, किसी को सजा मिलती है तो कोई माला माल हो जाता है। देखते ही देखते हल्दी के कुएं की खबर रघुवीर को भी मिलती है। मालिक, आपने उस हीरे के हल्दी के घर के बारे में सुना कि नहीं? पूरे गांव में उस हल्दी के कुएं की चर्चा है और आपने मसालों और हल्दियों का नया व्यापार भी खोला हुआ है। क्या पता वहां से हमें हल्दी या मसाला मिल जाए, हम तो माला माल हो जाएंगे। मैंने भी हल्दी के कुएं के बारे में कईयों से सुना है और सब ये भी कह रहे हैं कि उस हल्दी के कुएं का पता पिताजी ने बताया। अगर ये सब सच है तो चलो हम भी वहाँ चलकर देखते हैं। रघुवीर अपने नौकर के साथ मिलकर उस हल्दी के कुएं के पास पहुँच जाता है। उसे वो पूरा हल्दी का कुआं हीरे का दिखाई देता है। अरे वाह वाह, ये देखो हीरे की हल्दी का कुआं। इस हीरे की हल्दी को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। किसी गांव वाले के साथ छल नहीं करना पड़ेगा। जी मालिक, सही कहा आपने। मैं भी इसी हीरे के हल्दी के कुएं से हीरे ले लूंगा और नौकरी आपके यहाँ से छोड़ दूंगा। नंदू की बात को सुनकर रघुवीर को गुस्सा आ जाता है और तब वो उससे कहता है, लेकिन तुम्हें किसने कहा इस हल्दी के कुएं के पास आने के लिए? तुम मेरे गुलाम हो और हमेशा गुलाम ही रहोगे। मैं एक ही शर्त पर आपकी बात मानूंगा। जब आप इस हल्दी के कुएं की हल्दी को अपने शरीर पर लगाएंगे तो ऐसा करते ही हल्दी का कुआं आपको हीरे और कई सारी कीमती चीजें देगा। इतना सुनते ही रघुवीर ने उस कुएं की हल्दी को अपने शरीर पर मल लिया और जैसे ही हल्दी शरीर पे लगी, हल्दी का कुआं चमक उठा और कहने लगा, दुष्ट, पापी, छलिया, तुम जैसा इंसान इस पृथ्वी पर है ही क्यों, जो दूसरों को तकलीफ देकर सब हासिल कर रहा हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम उल्टा लटकोगे। हल्दी के कुएं के इतना कहते ही कुएं से हल्दी की 2 बड़ी बड़ी रस्सियां बाहर आई और रघुवीर को कैद कर लिया और उसे उल्टा लटका दिया। उतने में ही सभी गांव वाले और प्रेमलाल वहां पर पहुंच गए। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं यहाँ हल्दी लेकर अपना नया व्यापार शुरू करने आया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पिताजी, मेरी मदद कीजिए। तुम्हें यहाँ लाया गया है। नंदू हमारे ही साथ है और नंदू राजू का सबसे बड़ा बेटा है, जिसे तुमने कॉफी ना बना पाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। मैंने अपने पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये खेल रचा था और ऐसे ही मौके की तलाश में था। तुमने कईयों के घर तोड़े हैं, सभी को नीचा दिखाया है। तुम्हारा प्रमाण ये कुआं तुम्हें देगा। हम तुम्हें इसी हालत में छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। नहीं। और ऐसा ही हुआ। रघुवीर को शिक्षा देने के लिए प्रेमलाल और गांव वालों ने उसे हल्दी के कुएं में लटकता हुआ छोड़ दिया। दूसरी तरफ बचे हुए गांव वाले अब खुशी खुशी अपने घरों में अच्छे से और शांति पूर्वक रहने लगे। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास होते ही उसने अपनी जिंदगी सुधार ली और अच्छे से रहने लगा। त्रिपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग किसानी करते थे। कुछ सालों से गर्मी बढ़ गई थी और सूखा पड़ने लगा था। कई खेत बंजर और वीरान हो रहे थे। नरेश जमींदार के खेतों को किराए पर लेकर उसमें खेती करता था। जमींदार के खेत में एक कुआं था जो आधा खाली रहता था। नंदिता, ये कुआं दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। ऐसे चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में कुएं में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। आप ऐसे मत बोलिए, कुएं में पानी आ जाएगा। अब तक सारे गांव में सूखा है, पर हमारे कुएं में पानी है ना। लेकिन अगर ये कुएं का पानी भी सूख गया तो हम खेती कैसे करेंगे और जमींदारों को उसका किराया कैसे देंगे? आप पहले ही ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। भगवान करे जैसा तू बोल रही है वैसा ही हो। हाँ, वैसा ही होगा। नंदिता नरेश को अच्छी बातें सोचने बोल रही थी, पर नरेश के दिमाग में
बुरे विचार ही आ रहे थे। ठीक वैसे ही हुआ। 1 महीने बाद उसका कुआं सूख गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कैसे फसल उगाएंगे? कैसे जमींदार को पैसे लौटाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नरेश और नंदिता परेशान थे। उसी वक्त वहां बूढ़ा साधु आया। बेटा बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। नंदिता ने देखा कि उसके मटके में थोड़ा पानी है। उसने तुरंत अपने मटके से साधु को पानी पिलाया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। वही तो नहीं कर रहे। क्या मतलब बेटी? मतलब ये कि आज के बाद हम किसी को पानी नहीं पिला पाएंगे, क्योंकि सारे गांव की तरह हमारे कुएं का भी पानी सूख गया है। साधु ने थोड़ा सा पानी अपने कमंडल में भर लिया। पानी ना होते हुए भी तुमने मुझे पानी पिलाया। साधु ने अपने कमंडल से पानी कुएं में डाल दिया और कुएं के भीतर पानी भरने लगा। कुआं सतह तक भर गया। बाप रे! नरेश और नंदिता दोनों चौंक गए। अब तुम लोग कभी पानी के लिए नहीं तरसोगे। ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। नंदिता और नरेश ने उस साधु से आशीर्वाद लिया और फिर वो साधु वहां से चले गए। गांव में बात फैल गई कि नरेश के कुएं में पानी है और गांव वाले पानी के लिए उसके कुएं पर चले आए। भगवान तेरा भला करे बेटा। भैया, मेरे घर पर एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या मैं एक घड़ा पानी ले सकती हूँ? अरे लो ना बहन, ये सारा पानी आप सबके लिए ही है। आपको जितना पानी चाहिए ले जाइए। नरेश और नंदिता सबको पानी देने लगे। सारे गांव वाले खुश थे। ये बात जब जमींदार के कान पर पड़ी तो गुस्से में वो आग बबूला हो गया। वो जमीन मेरी, वो कुआं मेरा, और वो नरेश उस कुएं का पानी सब में बांट रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! आज ही मैं उससे वो जमीन छीन लूंगा। और जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के खेत पर पहुंचा। क्या बात है मालिक? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहा है? ये जमीन मेरी, ये खेत मेरे, ये कुआं मेरा, और तू इस कुएं का सारा पानी गरीबों में मुफ्त बांट रहा है। मालिक, पूरे गांव में सूखा है। गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे तो वो उनकी परेशानी है। तू अभी इस जमीन से बाहर निकल। जमींदार के आदमियों ने नरेश और नंदिता को धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दिया। इस खेत के चारों ओर तारे लगा दो ताकि कोई मेरे कुएं के पानी को हाथ ना लगा सके। जमींदार के आदेश पर पूरे खेत के आसपास तारों की फेंसिंग लगवा दी गई और जमींदार अपने आदमियों के साथ कुएं के पास ही बैठ गया। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो जमींदार के कुएं से पानी ले सके। सभी गांव वाले पानी की समस्या पर विचार करने लगे। अरे भैया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लगता नहीं है वो जमींदार गांव वालों को पानी देगा। लेकिन अगर हम जमींदार से पानी खरीदेंगे तो? हाँ, एक बार जमींदार से बात करने में हर्ज ही क्या है। और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खेत पहुँचे। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि पूरे गांव में सूखा है, पानी की एक बूंद तक नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम्हारे कुएं में पानी है जिससे तुम हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हम आपको पानी के पैसे दे सकते हैं। ये हुई ना काम की बात। पर घड़े के हिसाब से लूंगा। एक घड़े का 5 रुपए। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। ज्यादा तो है, पर हमारे पास और पर्याय नहीं है। हाँ, जीने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। हाँ, सही बोल रहे हो भैया। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। हर घड़े के तुम्हें 5 रुपए देंगे। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और जमींदार को दे दिया। मुझे एक घड़ा पानी दे दो। हाँ। जमींदार ने इशारा किया
और उसके एक आदमी ने कुएं में एक बाल्टी फेंकी। बाल्टी फेंकते ही कुएं का पानी नीचे जाने लगा और देखते ही देखते पूरा कुआं सूख गया। अरे ये कैसे हो सकता है? कुएं का पानी सूख कैसे सकता है? जमींदार परेशान हो गया। शायद इसके बारे में नरेश को कुछ पता हो। जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के घर पहुंचा। अरे जब मैंने पानी बेचना चाहा तो पूरा कुआं सूख गया। ये कैसा जादू है नरेश? नरेश ने जमींदार को पूरा किस्सा बताया। वो बूढ़े साधु ने हमारे कुएं को पानी से भर दिया था ताकि हम सबकी मदद कर सकें, सबकी प्यास बुझा सकें। पर आपने जब पानी बेचना चाहा तो उस कुएं का सारा पानी सूख गया, क्योंकि वो पानी जादू ही था। वो पानी सबकी मदद करने के लिए था। मैं गलत था, मैंने अपना फायदा सोचा। नरेश, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत और वो कुआं वापस दे रहा हूँ। आज से तुम सबकी मदद करना। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई। जमींदार के मुंह से ये शब्द सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। वो जमींदार की जय जयकार करने लगे। नरेश को अपने खेत वापस मिल गए और जैसे ही उसने बाल्टी अंदर डाली, कुआं वापस पानी से भर गया। गांव वालों को पानी मिल गया। एक ही महीने में गांव के सारे खेत लहलहाने लगे और नरेश के कुएं की वजह से सारे गांव वालों का भला हो गया। फिर उस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ, ना ही उस गांव में कभी सूखा पड़ा। ये कहानी है नदीमपुर गांव की। इस गांव का नाम नदीमपुर है, पर इस गांव में कोई भी नदी या बड़ा तालाब नहीं है। साथ ही गांव में पानी की बहुत समस्या है। इस गांव में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले हैं अमीर लोग और दूसरे हैं गरीब लोग। नदीमपुर गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। मंदिर के सामने अमीर लोगों की बस्ती है, जबकि मंदिर के पीछे की तरफ गरीब लोगों की झोपड़ियां हैं। पता नहीं यार, कौन इस गांव में सबसे पहले आया और इसने इन अमीर लोगों को मंदिर के सामने घर बनाने की जगह दे दी और हम लोगों को मंदिर के पीछे। बहुत बार मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आता है कि आखिर इन अमीर लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं और हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वही ना, तुम ही देख लो, हमारे गांव में पानी के 3 कुएं हैं, जिनमें से 2 बड़े कुएं अमीरों की बस्ती में है, जबकि एक छोटा कुआं हमारी झोपड़ियों में। पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ एक कुआं दिया और वो भी छोटा सा, जबकि हमारी संख्या अमीर लोगों से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी की है। ये सब हमारे पूर्वजों ने किया होगा। हमारे पूर्वजों ने कुछ बुरे काम किए होंगे और उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं यार, भगवान जाने क्या हुआ होगा। हमें उससे क्या लेना देना। इन बेकार की बातों से तो हमारी समस्या नहीं सुलझने वाली। सही कहा भाई तुमने, हम भी क्यों फालतू में इन बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन से तेज धूप पड़नी शुरू हुई है, उस दिन से कुएं का पानी कम होता जा रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से अब कुएं पर कपड़े धोने से मना किया गया है। हाँ, इसीलिए कपड़े धोने के लिए मना किया गया है। अरे भाई, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोकर क्या करेंगे। चलो, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। राम और श्याम अपना मटका लेकर कुएं की तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। राम बाल्टी कुएं में डालता है और ऊपर खींचता है। वो देखता है कि बाल्टी में तो कुछ पानी भी नहीं आया। अरे, ये क्या हो गया? ये तो खाली बाल्टी ऊपर आई है। अरे ये क्या? कहीं कुएं से पानी खत्म तो नहीं हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है। राम और श्याम दोनों कुएं में झांकते हैं। कुआं पूरी तरह से सूख गया है। अरे यार, जिस बात का डर था वही हुआ। अभी तो गर्मियां ठीक से शुरू भी नहीं हुई और कुआं अभी से सूख गया है। अब क्या करें? अब जो करेंगे ये अमीर लोग ही करेंगे। तुम्हें क्या लगता है वो लोग हमें पानी देंगे? लगता तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। राम और श्याम दोनों अपने मटके लेकर अमीरों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये दोनों अमीरों की बस्ती के गेट पर पहुंच जाते हैं।
जैसे ही ये दोनों अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तभी एक अमीर आदमी राजीव इन्हें देख लेता है और वहीं रुक जाने के लिए कहता है। रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? जी मेरा नाम राम है और ये मेरा दोस्त श्याम है। श्याम उस अमीर आदमी को नमस्ते करता है, जी नमस्ते। पर राजीव ठीक से जवाब नहीं देता। ठीक है, कहाँ से आए हो और यहाँ कहाँ घुस रहे थे? जी हम इसी गांव में रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं। आज तक तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जी हम मंदिर के पीछे वाली झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा, तो तुम लोग झोपड़ी में रहने वाले लोग हो। यहाँ हमारी बस्ती में क्यों आए हो? हमारा कुआं सूख गया है और हमारे घरों में पीने तक का पानी नहीं है, इसीलिए हम आपके कुएं से पानी लेने आए हैं। अच्छा, तो अब तुम गरीब लोग भी हमारे कुएं से पानी भरोगे? तो क्या हम लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाएंगे? आप बुरा मत मानिए, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें तो बस एक एक मटका पानी चाहिए। एक मटका तो दूर, तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और अगर गलती से भी हमारी बस्ती में कदम रखने की कोशिश की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। देखिए, हमारी मदद कीजिए। अगर कभी आपको कोई जरूरत हुई तो हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तुम गरीब लोग क्या हमारी मदद करोगे? तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ मांगना जानते हो और कुछ नहीं। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर कभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज हमें तुम गरीब लोगों से मांगनी पड़े तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर तुमसे कभी नहीं मांगेंगे। अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सच में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। राम और श्याम दोनों निराश होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमें पहाड़ी पर बने कुएं से ही पानी लाना पड़ेगा। पर वो तो बहुत दूर है, वहाँ से पानी लाने में तो 2 दिन लग जाएंगे और उस पहाड़ी से तो एक बड़ा मटका पानी ला भी नहीं सकते। कहीं फिसल गए तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर पानी नहीं लाए तो बिना फिसले ही प्यास से मर जाएंगे। चलो कोशिश करके देखते हैं। राम और श्याम दोनों पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। 2 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद दोनों आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़ा कुआं है। अरे, ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। मन तो करता है कि ये कुआं ही उठाकर अपने गांव में ले चलूं। इन दोनों की बातें सुनकर कुआं उनसे पूछता है, क्यों? इतने पानी का क्या करोगे बच्चे? हमारे गांव का कुआं सूख गया है और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम लोग यहाँ से सिर्फ एक एक मटका ही पानी ले जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी पर ढलान और फिसलन है, वहाँ से गिरने का भी डर है। कुआं इन दोनों की तरफ देखता है। 2 दिन की पैदल यात्रा करके दोनों बहुत थके हुए दिख रहे हैं। कुएं को इन दोनों पर तरस आता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब तुम्हें पानी लेने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं खुद चलकर तुम्हारे गांव में आऊंगा और सबको पानी दूंगा। कुएं की बात सुनकर राम और श्याम दोनों खुश हो जाते हैं। अब कुआं राम और श्याम के साथ इनके गांव की तरफ चल पड़ता है। आगे राम और श्याम चल रहे हैं और कुआं इनके पीछे पीछे आ रहा है। 2 दिन की यात्रा करने के बाद राम और श्याम कुएं के साथ अपने गांव में गरीबों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। पानी से भरा हुआ कुआं देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये कुआं सभी गरीबों के घर में पैदल जा जाकर उनको पानी देता है, जिससे अब सभी गरीब लोग अच्छे से कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और नदीमपुर गांव में अमीरों की बस्ती के दोनों कुएं सूख जाते हैं। आसपास कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, इसलिए अमीर लोग गरीबों की बस्ती में आने के लिए निकल पड़ते हैं। राजीव अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर गरीबों की झोपड़ी की तरफ आ रहा है। राजीव को आता देख श्याम उसे रोक देता है। कहाँ जा रहे हो तुम? गर्मी की वजह से हमारे दोनों कुएं सूख गए हैं। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या तुम मुझे 2 बाल्टी पानी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं।
चले जाओ यहाँ से। हम पर दया करो भाई, अगर इस बुरे वक्त में आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग तो प्यास से मर जाएंगे। तो मर जाओ ना, रोका किसने है? भूल गए जब हमारा कुआं सूख गया था और तुमने तो हमें अपनी बस्ती में आने भी नहीं दिया था। मुझ पर दया करो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे मत बोलो भाई, आखिरकार ये हमारे गांव के ही हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें तो पता ही है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। हाँ मुझे सब पता है, पर अगर बुरे वक्त में हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। राम राजीव को और बाकी अमीर लोगों को अंदर अपनी झोपड़ियों में लाता है और उनके बर्तन भर कर देता है। अब श्याम भी राजीव और बाकी अमीर लोगों को माफ कर देता है और राम और श्याम दोनों के कहने पर पैदल चलने वाला कुआं सब अमीरों के घर पर जाकर उन्हें भी पानी देता है। अब सारे गांव से पानी की कमी दूर हो जाती है और अब इस गांव में अमीर और गरीब सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।